हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए डेली डॉलर डोज में आज की टॉप 20 टॉपिक्स देखते हैं। इसमें हम अपडेटेड न्यूज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके जागरूकता के लिए, और देखेंगे हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू, और फिर देखेंगे आजकल जो न्यूज़ में है टॉपिक्स उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जिससे हमारा टोटल करंट अफेयर का एक बेहतर सेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का सबसे मोटिवेशनल कोट क्या है। सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो है आप खुद। ठीक है, तो जितना मेहनत करना है खुद पे कीजिए, है ना। और जितना अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक खुद को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालेंगे, उतने ही स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के निखरेंगे। ठीक है, तो खुद के ऊपर वर्क कीजिए, आप ही खुद को आगे लेके जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे महान लीडर, ठीक है, अब कलाम जी को तो हर कोई जानता ही है ना। और इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम डेली एक महत्वपूर्ण वकैब देखते हैं जो आपके सामने है, जिसका नाम है नोमोफोबिया। ठीक है, तो आज का वकैब क्या है, नोमोफोबिया। इसके पहले एक दिन पहले हमने एक महत्वपूर्ण वकैब डाला था। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया हो तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कल का वकैब क्या था। ठीक है, तो नोमोफोबिया का मतलब क्या है। जैसे आजकल क्या होता है कि मोबाइल स्विच ऑफ होती है तो हमें डर लगने लगता है कि मतलब कैसे हम रहेंगे, है ना। अगर मोबाइल घर पे छूट गया कि नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ है या फिर हमसे दूर है, हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो उस प्रकार के डर को हम क्या बोलते हैं, नोमोफोबिया। और इससे ना अभी भारत में जिनके पास मोबाइल है वो लोग ग्रसित हैं, है ना। तो नोमोफोबिया एक वर्ड है जो इस मीनिंग से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, अग्नि वैरियर एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसके विषय हम जानते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्या कि ये कौवा संस्करण है अग्नि वैरियर एक्सरसाइज का, तो ये 12वां संस्करण है ना। और उसके बाद किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, भारत और सिंगापुर सेनाओं के बीच में एक क्या है, द्विपक्षीय अग्नि युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो ये अगर इतना आपसे बनता है तो किस डेट को लास्ट हुआ, 30 नवंबर, और कहाँ पे संपन्न हुआ, देवलाली महाराष्ट्र में। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, किस डेट को शुरुआत हुआ, तो 13 नवंबर। समाप्त कब हुआ, 30 नवंबर को। और क्या इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आर्टिलरी ब्रांच होता है ना सेनाओं में, उससे रिलेटेड एक संयुक्त, जैसे होता है ना कि अगर कंबाइंड फाइट करनी है तो किस प्रकार से लड़ेंगे, तो उस प्रकार का एक अभ्यास है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अग्नि वैरियर एक्सरसाइज आपसे 3-4 क्वेश्चन यहाँ से अगर बने तो आपसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, हिमालयन याक। ठीक है, तो हिमालयन याक के बारे में जानते हैं। हिमालयन याक को चमड़ी गाय या फिर याक भी बोला जाता है। कहाँ पे, हिमालयन क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये जो है हिमालयन याक कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो हिमालय के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे नेपाल हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, उत्तराखंड हुआ, है ना। तो ऐसे क्षेत्रों में हिमालयन याक अपने अगर, और एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है कि जो वेस्ट बंगाल है उसमें पाया जाता है क्या हिमालयन याक, तो हाँ पाया जाता है। वेस्ट बंगाल के जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ना, तो वहाँ पे हिमालयन याक पाया जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात कि क्या ये केवल डोमेस्टिक टाइप का होता है, मतलब इसको केवल मतलब ऐसे ही होते हैं क्या ये, इन्हें जिनको हम पालतू बना सकें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनका दो टाइप होता है। क्या होता है, दो टाइप। एक को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो याक है इसका एक टाइप है बॉस ग्रुनियंस। ठीक है, और एक होता है बॉस म्यूटस। ठीक है, तो हम दोनों को जानते हैं। तो एक होता है क्या, डोमेस्टिक टाइप का, क्या होता है, डोमेस्टिक यानी कि जिनको हम घर पे रख सकते हैं, और एक होता है वाइल्ड यानी कि जंगली। और डोमेस्टिक वाले को क्या बोलते हैं हम वैज्ञानिक की लैंग्वेज में, बॉस ग्रुनियंस। लेकिन वाइल्ड वाले को क्या बोलते हैं, वाइल्ड वाले को बोलते हैं बॉस म्यूटस। ठीक है, तो ये इसका क्या है, साइंटिफिक नाम है, जो वाइल्ड वाला याक है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण इनका हमें पता हो तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएं या डेप्थ में जाके तो हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, वर्गीकरण देखने के बाद एक इम्पॉर्टेंट बात हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे अपने देश में पाए जाते हैं। बाकी तिब्बत के ठंडे मतलब वीरान पठारों में, नेपाल में, फिर आपके अगर जाएं ऊपर रसिया के साइड में, मंगोलिया साइड में भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उस साइड में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका देखिए, ये सिर्फ आपको यहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन ये केवल वाइट का नहीं होता है, काला भी होता है, भूरा भी होता है। ठीक है, तो और इनके ऊपर ना धब्बेदार रंग भी होते हैं। यहाँ पे तो आपको नीट एंड क्लीन ऐसे दिख रहा है, ये तो मतलब
अपवाद है ना। तो अपवाद को छोड़िए, मतलब इनका धब्बेदार रंग भी होता है, ठीक है, और इनके शरीर पे घने बाल होते हैं, ठीक है, लंबे खुरदुरे, जिससे ये अपने आप को ठंडी से बचाता है ना। तो इन्हें क्या बोलते हैं, तिब्बत का बैल भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि तिब्बत का बैल किसको कहा जाता है, तो हिमालयन याक को, ठीक है। अब देखिए ये न्यूज़ में ना आर्टिकल्स में कई दिनों से बना हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको और भी डिटेल में देखेंगे। अगर इसको, ये न्यूज़ में आया कैसे, हमने हिमालयन याक को तो जान लिया, आया कैसे। देखिए इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी है कि इसके दूध का सेवन, इसके मांस का सेवन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे FSSAI भी, FSSAI भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये हिमालयन याक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतना इसका जनरल इन्फॉर्मेशन जानने के बाद हम कुछ डिटेल जानते हैं, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर देखें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अनुमति देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इनका ना जो प्रजाति है ख़त्म हो रहा था। और IUCN का अगर हम लिस्ट देखें, उसमें इसका स्टेटस देखें तो क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है, यानी कि अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है, ख़राब स्थिति में है, ठीक है। तो इनके संरक्षण के लिए भी इनको क्या किया गया है, FSSAI ने इन्हें डोमेस्टिक कैटल के रूप में डिक्लेयर किया है, और फिर इनका दूध, है ना, मांस खाने की अनुमति दी है। तो बेचे भी जाएंगे, जाहिर सी बात है ना, उसका मुहर लग जाएगा। तो यही बात है। अगर हम देख लिया IUCN में स्टेटस क्या है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी बनेगा, साइट्स में इंडियन प्रोटेक्शन, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें क्या स्टेटस है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो अगर हम बात करें साइट्स की, ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड जैसे जानवरों से रिलेटेड, या फिर अपने मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रिलेटेड जो होता है ना कि इंटरनेशनल ट्रेड, तो उस पर ना ये रोकथाम लगाता है साइट्स, ठीक है। तो देखते हैं साइट्स इसके विषय में क्या कहता है। साइट्स के किस लिस्ट में आता है, ये अपेंडिक्स फर्स्ट में। तो इस ये कहता क्या है, साइट्स कहता क्या है, अगर देखिए इसका मेडिकल, अगर अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको इंक्लूड किया गया, तो अगर मेडिकल पर्पज से इसका इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो ये ठीक है, अनुमति देता है, लेकिन उसके अलावा ये अनुमति नहीं देता, ठीक है। तो ये हो गया साइट्स में इसका स्टेटस। अगर हम बात करें इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1989, क्या है ये, 1972, 89 नहीं। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसका जो स्टेटस है, इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। कहाँ पे, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि किस शेड्यूल में रखा गया, तो शेड्यूल फर्स्ट में, ठीक है। तो देखिए हिमालयन याक के विषय में तो हमने जान लिया, ठीक है, टाइप भी देख ली, इसका स्टेटस भी देख लिया, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है ये भी देख लिया, इसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया, है ना। बचा है एक चीज़ कि इसके मतलब कितने प्रतिशत की अगर हम कंपैरेटिव घटोत्तरी देखें, ठीक है, 2012 से लेके 2019, देखिए लास्ट सेंसस 2019 तक का है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में तो FSSAI की वजह से आ गया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से। इसका कोई सेंसस तो आया नहीं है। तो 2019 में जब इसका सेंसस आया था, तो इसकी जो संख्या थी अबाउट 50,000 की थी, ठीक है। और 2012 से अगर 2019 तक में जो घटोत्तरी आई है ना, ये 25% की घटोत्तरी आई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कमी आई है इनकी संख्या में, ठीक है, हिमालयन याक की संख्या में, ठीक है। तो इसलिए भी ये न्यूज़ में आ गया है, ठीक है। तो इतना कुछ अगर हमें पता है तो फिर क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए इससे रिलेटेड, कि इससे रिलेटेड ना एक रिसर्च सेंटर है जहाँ से हमें ये डाटा इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो कहाँ पे है, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर है हिमालयन याक से रिलेटेड, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1989 में। कब हुआ था, 1989 में, ठीक है। और इसका अगर देखें कहाँ पे है ये, तो दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, दिरांग अरुणाचल प्रदेश में इसका लोकेशन है, जहाँ पे इसका क्या है, रिसर्च सेंटर है। तो ठीक है, हमने हिमालयन याक को तो खंगाल लिया। अब हम जानेंगे क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो FSSAI के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके विषय में भी थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2008 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में। कौन सा डेट था, 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त था जिस डेट को ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और उस समय यूनियन मिनिस्टर कौन थे इससे रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, तो उस समय यूनियन मिनिस्टर कौन थे, बताइए।
राम बोस, रामाडोस थे मैं बोस बोल रहा हूँ। एक थे, क्या नाम था उनका, डॉक्टर अंबुमानी, अंबुमानी रामाडोस, ठीक है। क्या थे, 2008 में फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो होता है ना डिपार्टमेंट, तो उसमें जो मिनिस्ट्री होती है उसके ये मिनिस्टर थे, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात हो तो कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी, अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि किस एक्ट के अंतर्गत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 यानी कि 2006, ठीक है। तो देखिए ये टॉपिक यहाँ पे हिमालयन यहाँ कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और ये ज़रूरी था डिटेल में जानना। अब देखिए ब्लू बगिंग क्या होता है, तो ये भी न्यूज़ में है, और ऐसे सेंसिटिव टॉपिक आ जाए एग्ज़ाम में तो आपसे होने चाहिए। तो ब्लू बगिंग क्या होता है, ब्लू बगिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन ले रखा है, ठीक है, और फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन बैठा हुआ है, एक हैकर, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, आपके फ़ोन को हैक करके आपके जो प्राइवेट मैसेजेस हैं, है ना, प्राइवेट कॉल हैं, प्राइवेट वीडियोज़ हैं, जो कुछ भी प्राइवेट चीज़ें हैं, इनका एक्सेस ये कर लेगा, है ना। इसके पास सारी डाटा आसानी से आ जाएंगी। और इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ब्लू बगिंग, यानी कि ब्लूटूथ के थ्रू हैकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है क्या, ब्लू बगिंग। तो ठीक है, हमने जान लिया इसके बारे में, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। तो और इसमें एक चीज़ और आप जान लीजिए क्या, कि इसमें ना अटैक कैसे होता है, जैसे मान लीजिए वायरलेस आप ईयरबड्स वगैरह आजकल यूज़ कर रहे हो ना, तो ये बड़ा सेंसिटिव हो जाती हैं चीज़ें, कभी भी ब्लूटूथ आपके फ़ोन का ऑन रहता है ना। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिए और ब्लू बगिंग को ख़त्म कीजिए, है ना। चलिए अगला टॉपिक देखिए, काले प्रवाल। तो काले प्रवालों के बारे में हम जान लेते हैं कि होते क्या हैं, ठीक है। तो हाल ही में अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया की एक मतलब तट है जहाँ पे हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि अगर मान लीजिए हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है ना, तो इसका जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, यहाँ पे एक रीफ है, ठीक है, दीवार, वो किसकी बनी हुई है, कोरल्स की, ठीक है। तो इस सेक्टर में क्या हो रहा था ना कि मतलब जो होते हैं, मतलब रिसोर्स का मतलब खोजकर्ता वगैरह, और फिर रिसर्च उसर्च करने वाले लोग, ठीक है, तो उनकी एक टीम ना इस साइड में रिसर्च कर रही थी, ठीक है। और उन्होंने एक मतलब बेहतर गहराई तक मतलब पहुंच के एक चीज़ पता किया कि वहाँ पे एक कोरल की प्रजाति पाई जाती है, जिसको हम प्रवाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रवाल। तो वो ना अबाउट 8,000 मीटर तक की गहराई में पाई जा रही थी, और इनकी 3 प्रजातियाँ इन लोगों ने देखी, स्पेशली 3 देखी थी। और इसका मतलब 100% श्योरिटी भी नहीं है उनको, ठीक है। तो कहीं 3 कहीं 5, मतलब रिसर्च पेपर में भी इसकी मतलब वो नहीं है कि ये कितनी इनकी प्रजातियां हैं, ठीक है। तो 3 5 ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे तो 3 अगर ऑप्शन हो तो 3, 5 हो तो 5, ठीक है। तो ऐसी 3 प्रजातियों का इन लोगों ने खोज निकाला, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे मतलब ये काले प्रवाल जो हैं, ये 4,000 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, कहाँ पे, पानी में, ठीक है। तो काले प्रवाल के बारे में यही विशेषता थी। और ये ग्रेट बैरियर रीफ में ही मतलब उसी के आसपास पाया गया ना, जहाँ पे मरियाना ट्रेंच है, उसी के आसपास मतलब ये रिसर्च चल रहा था, तो ये पाए गए, ठीक है। तो क्वेश्चन बने कि किस कोस्ट पे है ग्रेट बैरियर रीफ, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है। और जो काले प्रवाल हैं, ये मतलब गहराइयों से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो 8,000 मीटर तक गहराइयों में पाया जाता है। इनका जीवन 4,000 से भी अधिक हो सकता है, जो 4,000 वर्ष है, इससे भी अधिक इनका जीवन हो सकता है, ठीक है। तो काले प्रवालों से रिलेटेड इससे ज़्यादा तो बड़ा कोई क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा है कि पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 नई प्रजातियों की खोज की है, मतलब इस बात का भी संशय है, ठीक है। तो दोनों टॉपिक्स ना थोड़ा सा, कहीं पे 3 प्रजातियों का जिक्र है, कहीं पे 5, तो ठीक है, आप 5 प्रजाति या 3 प्रजाति में कन्फ्यूज मत होइएगा, जहाँ पे 5 होगा 5 लगाइएगा, जहाँ पे 3 मिलेगा वहाँ पे 3 लगाइएगा, ठीक है। और ये मतलब वेरिफिकेशन आप दृष्टि आईएएस में अगर देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 5 प्रजातियों की जिक्र है, अगर आप ध्येय आईएएस में देखते हैं तो 3 प्रजातियों का जिक्र है। तो हमने एनालिसिस करके यही निष्कर्ष निकाला कि ये निश्चित डाटा अभी है नहीं, ठीक है। अगर आता है हमारे पास निश्चित डाटा तो फिर हम आपको एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ बताएंगे, ठीक है।
तो काले प्रवालों के बारे में इतनी जानकारी हो गई, तो हम प्रवाल के बारे में थोड़ा सा जान लें। प्रवाल क्या होता है? समुद्र में रहने वाला एक जीव होता है, ठीक है, और जिसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है वो कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके मतलब इसको भोजन देने के लिए एक जूजनथैली नाम की एक क्या होती है, जीव होती है काई के रूप में। क्या नाम है? जूजनथैली, ठीक है। तो जूजनथैली जब आपके सामने आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा टॉपिक वो तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इन परमाणुओं के ऊपर ना जो आपको कलर रंग बिरंगा दिखता है, इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है, जूजनथैली की वजह से। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं। और ये भोजन कौन खाता है? प्रवाल, ठीक है। और ये जूजनथैली को क्या देता है? घर रहने के लिए। और इन दोनों के इस रिलेशनशिप, जो इन दोनों के बीच में ये जो रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है, ये इसको भोजन दे रहा है, ये इसको घर दे रहा है ना, तो इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए प्रवालों के बारे में। देखिए, आप प्रवाल को इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो इतना ही, ठीक। देखिए अगला क्या है, निक्षय मित्र योजना, इसके बारे। अच्छा, टाइम कितना हुआ? टाइम देखते हैं, 16 मिनट हो गया, ओके। तो निक्षय मित्र योजना देखिए क्या है। निक्षय मित्र योजना का मतलब है कि एक ऐसी योजना जिसमें जो टीबी के मरीज होते हैं ना, तो उनको इस चीज़ से क्या करना है कि जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कुछ इंडिविजुअल्स हों, है ना, एनजीओ वगैरह होती हैं, वो सपोर्ट करने के लिए ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनको आगे आएँ, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बने, इसका उद्देश्य पूछे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मतलब निक्षय मित्र योजना के ही, जैसे टीबी भगाओ योजना प्रधानमंत्री का जो चल रहा था, उसी के अंतर्गत एक अभियान है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि निक्षय मित्रा का क्या उद्देश्य है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें लोगों से, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सामान्य नागरिक, वही इंडिविजुअल जो बोला, जनप्रतिनिधित्व, राजनीतिक दल या फिर एनजीओ, कॉरपोरेट, ये सब क्या करें, ऐसे लोगों को गोद लें, ठीक है। कि जो सामान्य नागरिक होते हैं टीबी से पीड़ित, ऐसे लोगों को क्या करें, मतलब इनको न्यूट्रिशनल मतलब सपोर्ट दें, फिर इनको सोशल सपोर्ट दें, है ना, सामाजिक स्तर पे इनके साथ भेदभाव ना किया जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो तभी तो जल्दी से ये ठीक होंगे, इनके अंदर उत्साह की भावना होगी तो, है ना। तो निक्षय मित्र योजना का उद्देश्य मात्र इतना ही है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो उद्देश्य पूछेगा, ठीक है। और क्या पूछ सकता है बताइए? यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निक्षय मित्र योजना के एम्बेसडर कौन है ना, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो दीपा मलिक है, दीपा मलिक, क्या नाम है उनका? दीपा मलिक। अब दीपा मलिक क्या हैं, इनके विषय में आप खुद एक बारी गूगल करके या फिर जैसे भी जानकारी इकट्ठा करके हमें बताइएगा, ठीक है। हमें तो जहाँ तक पता है ये एक बड़ी हस्ती हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स या फिर एथलेटिक्स की दुनिया से। अब आप इसे श्योर कीजिएगा कि दीपा मलिक हैं कौन, ठीक है। चलिए, निक्षय मित्र योजना हमने देख लिया। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इम्फाल का एक ईमा मार्केट है, उसके विषय में जानते हैं, ठीक है। तो इम्फाल कहाँ की राजधानी है? मणिपुर की, ठीक है। तो वहाँ पे एक मेला लगता है, ठीक है, या मार्केट लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्फाल्स ईमा मार्केट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि उसमें सिर्फ महिलाएं ही बेचती हैं, ठीक है, उसमें पुरुष नहीं पार्टिसिपेट करते। तो ये है क्या? इम्फाल का ईमा मार्केट। और इसके विषय में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो ये बहुत पुराना भी है, ठीक है। ये मतलब 500 साल से भी पुराना है। क्यों? क्योंकि एक समय था जब मतलब घर से लोग, पुरुष लोग चले जाते थे, है ना, बाहर अपने अर्निंग के लिए, तो घर पे बचती थी महिलाएं। तो उनका मतलब एक गरिमामय जीवन हो, उसमें पुरुष का कोई ऐसे छेड़छाड़ या फिर मतलब इस प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो, जिसके लिए सिर्फ महिलाओं के लिए एक मार्केट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और वो परंपरा अभी तक चली आ रही है, ठीक है। तो इम्फाल में ये लगता है। और इसके नाम का क्या क्या है, देखिए, इसको मदर्स मार्केट भी बोलते हैं, ईमा कैथल भी बोलते हैं, नूपी कैथल भी बोलते हैं, है ना, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। अब ये न्यूज़ में कैसे आई? तो 26 और 28 नवंबर के बीच में जो हमारे क्या हैं विदेश मंत्री, ठीक है, एस जयशंकर, वो क्या किए थे? विजिट किए थे। और ये वर्तमान में तो नहीं है ना। तो वर्तमान वाले का भी नाम बताइएगा। तो ये विज़िट किए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये न्यूज़ में आ गया, ठीक है। तो बताइए इस समय कौन है?
देखिए यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ एक आपके अंदर आग लगाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये एक्स फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, एक्चुअली ये वर्तमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, है ना। और इसके पहले सुषमा स्वराज जी थी, ठीक है। कौन थी? सुषमा स्वराज, ठीक है। तो थोड़ा सा आग लगती रहेगी तो ठीक है, आप बने रहेंगे सेशन में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हमने देख लिया इम्फाल का ईमा मार्केट, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, कब से लगाई जा रही है, क्यों न्यूज़ में आई, ठीक है। तो अगर पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा महिला मार्केट कहाँ पे लगता है, तो मणिपुर के इम्फाल में, जिसका नाम है इम्फाल्स ईमा मार्केट, ठीक है। जिसमें पुरुष पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको अनुमति ही नहीं है। और उनको रोकने के लिए ना एक मणिपुर का एक्ट है, अगर ऐसा कोई करता है, ठीक है, तो वो एक दोषी पाया जाएगा, उसे एक मतलब सज़ा भी दी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट कि ये एक महिला मार्केट है। और क्या है, इस न्यूज़ में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे विदेश मंत्री जयशंकर विजिट किए, एस जयशंकर, ठीक है। और फिर क्या इम्पोर्टेंट है बताइए, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, विदेश मंत्री विजिट किए, 500 साल पुराना है, इसका नाम 2-3 है, मदर्स मार्केट, ईमा कैथल, नुपी कैथल, है ना। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए ये बार बार रिपीट करने का मतलब कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और न्यूज़ में है, ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो और अच्छा, मैं बात कर रहा था कि किस एक्ट की बात, ठीक है, तो ये मणिपुर का एक म्यूनसिपालिटीज़ एक्ट है, उसके अंतर्गत अगर कोई पुरुष लगाता है ना वहाँ पे, मतलब कोई दुकान खोलने की कोशिश करता है, तो वो क्या होगा, अपराधी होगा, ठीक है। और ऐसी अनुमति नहीं है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। आज के सारे टॉपिक्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और अभी जो आपके सामने टॉपिक्स जितने भी कंप्लीट हुए हैं उनसे रिलेटेड आपके सामने अब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद से जो सब क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने कि हाल फिलहाल में जो बीता है, जो न्यूज़ में था, ठीक है, उससे रिलेटेड, जिससे क्या होगा, आपका अटेंशन प्लस आपका रिविजन भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, हिमालयन याक को खाद्य पशु के रूप में किसने मंजूरी दी है, बताइए। FSSAI ने, NSAI ने, BCCS ने, FSST ने। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में करा दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई का कौन सा स्थान है, बताइए। ये अलग से क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंट वाले से नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 22nd, 23rd, 24th, 25th, तो कौन सा स्थान है? ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई का कौन सा स्थान है? अगर आपको पता हो तो जवाब दीजिए, नहीं तो फिर आपको तो हम बताएंगे ही, है ना। कमेंट सेक्शन में डालिए, तब तक हम क्या करते हैं चलिए इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें मुंबई का जो पोजीशन है ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में, ये है 22nd। कलर पेन का चेंज करते हैं, ठीक है। कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बने, क्या क्वेश्चन बने कि इसके पहले, ठीक है, ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स जो है इसमें मुंबई का इसके पहले कौन सा स्थान था, तो उससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले कितना था, क्या था, इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस बैंक के पास जेसी फ्लावर एआसी का कितना प्रतिशत स्वामित्व है, बताइए। जेसी फ्लावर नहीं है, जे आसी है, ठीक है, और जेसी फ्लावर है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा क्या है मिस्टेक, जेसी फ्लावर, है ना। तो बताइए कितना प्रतिशत है यस बैंक का। 9.9%, 7%, 8%, 9.7%। तो इसका सही जवाब क्या है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसमें जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए 9.9%, ये सही जवाब है। यानी कि देखिए कल परसों मैंने ये शायद न्यूज़ में कवर किया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यस बैंक के पास जो जेसी फ्लावर एआसी क्या होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, ठीक है। तो जेसी फ्लावर एआसी जो है उसमें यस बैंक का 9.9% हिस्सा है, ठीक है। तो
तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके विषय में थोड़ा सा अगर और भी हम जानने की कोशिश करें, ठीक है, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सॉरी। तो हमने देख लिया इस क्वेश्चन को। इसके विषय में और भी क्या पूछा जा सकता है कि मतलब इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, और फिर कब इसका मतलब शिलान्यास किया गया था, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो 2004 पता होना चाहिए। इसके फाउंडर कौन थे? राणा कपूर और फिर कौन थे? अशोक कपूर। तो राणा और अशोक, इन दोनों को भी आप जानते रहिए, ठीक है, दोनों कपूर हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में इतनी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रसून जोशी इट्स ब्रांड एम्बेसडर। बताइए किस प्रदेश ने प्रसून जोशी को अपने स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। तो प्रसून जोशी को जो अपने स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर स्टेट ने बनाया है वो है उत्तराखंड, ठीक है। तो अगर ये पता होता तो आपसे क्वेश्चन बन जाता है। 1 मिनट में थोड़ा सा ना कैम इसको ठीक करता हूँ, माइक को। ओके, देखिए यहाँ से अगर मतलब प्रसून जोशी और फिर उत्तराखंड न्यूज में आया है ना, तो आपसे क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है क्या कि उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था। देखिए उत्तराखंड एक समय में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। तो ये कब बना था, अलग कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। कौन से ईयर में? 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का क्या हुआ था, अलग से इसको मतलब अलग हुआ था ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल कहाँ पे है, बताइए। उत्तराखंड का कैपिटल देखिए, इसमें एक समर कैपिटल है और एक विंटर कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तराखंड की यहाँ पे आगे बढ़ के बात करें तो समर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा लोकेशन है? भरारी सेन, ठीक है। ये क्या है? समर कैपिटल है, यानी कि गर्मी के दिनों में उत्तराखंड का कैपिटल भरारी सेन में चला जाता है। और इसके विंटर कैपिटल की बात करें तो देहरादून, ठीक है। देहरादून क्या है? विंटर कैपिटल। और आपसे अगर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ है, तो देहरादून, ठीक है। इसकी जुडिशियल सीट की बात करें तो नैनीताल, और यहाँ का जो सबसे बड़ा सिटी है वो है देहरादून, ठीक है। तो उत्तराखंड का जुडिशियल सिटी क्या है? नैनीताल, ठीक है। क्या ही लेमडा यहाँ पे बन रहा है क्या? नैनीताल, ओके। तो ठीक है, इसके विषय हमने जान लिया, इसका डिटेल भी देख लिया। और अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? अब प्रसून जोशी जो न्यूज में आए हैं, ठीक है, अब इनसे रिलेटेड अगर कहीं क्वेश्चन बने, ठीक है, तो इनके विषय में आपको पता होना चाहिए। यह एक क्या है? लेखक, कवि, ठीक है। और ये इन्होंने और क्या किया है? भारतीय सिनेमा में मतलब गीतकार के रूप में भी योगदान दिया है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि क्या किया इन्होंने, बताइए। और ये क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो अगर विज्ञापन जगत की बात करें, ठीक है, तो ये उसी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कंपनी जो मैक एन इरिक्सन है ना, इसमें ये अभी वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ठीक है, मैक एन इरिक्सन। तो ये भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैक एन इरिक्सन, ठीक है, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष हैं कौन? प्रसून जोशी जी, ठीक है। इस क्वेश्चन से ठीक है, इतनी जानकारी पर्याप्त है ना। और एक चीज़ और, मतलब ये इनको क्या मिला है,
बताइए। तारे जमी पर इन्होंने गाना गाया था, ठीक है, माँ के लिए। इनको एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। और ये सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन अगर क्वेश्चन पूछे तो प्रसून जोशी, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज क्राउन मिस अर्थ, ठीक है, 2022 ड्यूरिंग द पैजियंट्स कोरोनेशन नाइट, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रतियोगिता की राज्याभिषेक की रात मिस अर्थ, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी जो मिस अर्थ डिक्लेयर हुई हैं 2022 की, वो कौन है, ठीक है, किसके दौरान, पैजियंट्स कोरोनेशन नाइट के दौरान, ठीक है। अब ये एक प्रकार का क्या है, राज्याभिषेक है, ठीक है। तो ये भी आपसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए। साउथ कोरिया की जो मीना सुए चोई हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो चोई चोई हो जाएगा, है ना। चोई चोई, इनका नाम ही अजीब होता है ना। एक्चुअली ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, साउथ कोरिया से, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है मीना, MINA, मीना, SUE सुई, S उसका CHOI, तो मीना सुई चोई, ठीक है। मीना सुई चुप होएगी, है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि मिस अर्थ 2022 की कौन है, तो मीना सुई चुप होएगी, किस में, अर्थ में, है ना। तो ठीक है। फिर आज के जो मतलब रिवीजन सेक्शन के जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें फ्रिक्वेंटली इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होगा इस सेशन में। तो देखिए क्या है, देखिए टाइम कितना हो गया, ओके आधा घंटा हो गया, आज का सेशन कुछ ज़्यादा लंबा गया। तो देखिए हाल ही में ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, या किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, तो संबित पात्रा के द्वारा, PM मोदी के द्वारा, विक्रम संपत के द्वारा, आलोक दुबे के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या है, विक्रम संपत के द्वारा, ठीक है। तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक विक्रम संपत ने क्या किया, लिखा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है, तो बताइए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है असम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आ गया। ओके, लग रहा है ये अरेंजमेंट में नहीं है, ठीक है। फिर भी देखिए, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। स्कूल शिक्षा विभाग के रूप में, उसके सचिव के रूप में, है ना। स्कूल शिक्षा विभाग जो होता है उसमें एज अ सेक्रेटरीट पोस्ट पे संजय कुमार जी को, अनिरुद्ध बंसल को, विशाल आहूजा को, विवेक कुमार को। तो इसका सही जवाब क्या है, संजय कुमार जी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। हाल ही में किस राज्य में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ है, ये क्वेश्चन अब आप बताइए, क्योंकि ये अभी टॉपिक हमने अच्छे से समझा था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन आठवां। निम्न में से किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दलाई लामा, श्री श्री रविशंकर, रामदेव, आचार्य बालकृष्ण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, श्री श्री रविशंकर जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, दी एमिसरी ऑफ पीस, होते हैं ना एमिशनरी, है ना। तो दी एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किनको, श्री श्री रविशंकर जी को। अगला देखिए क्या है, हाल ही में निम्न में से किसे या फिर नई चेन्नई में पहल तटीय रक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में निम्न में से इसे ये जो व्यक्ति दिए गए हैं ना, इनमें से किसी ने चेन्नई में ना एक पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ है उसका उद्घाटन किया है, ठीक है। उद्घाटन हम बोलते हैं, ये उद्घाटन है ना। तो किसने किया है, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, गिरिधर अरमाने ने, सुरेश प्रभु ने, ठीक है। तो बताइए किसने किया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिधर अरमाने जी ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका क्वेश्चन आप खुद जवाब दीजिए, ठीक है। ये आपसे एज ए होमवर्क के रूप में आया है।
देखिए दिसंबर 2022 में भारतीय सेना ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास किस राज्य में शुरू किया, बताइए। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ पे शुरू हुआ? राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला देखिए 9वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा MLAN एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत की है? अम्लान एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत किसने की है? उड़ीसा ने, नागालैंड ने, त्रिपुरा ने, मेघालय ने। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा ने एमलान एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2022 में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया? दिव्य कला मेला, फिर हम इम्फाल ईमा मेला है ना मार्केट, और भी 1-2 दिन पहले हमने और भी देखे थे, ठीक है, लुसोफोनिया ऐसा था ना। तो देखिए वीरेंद्र कुमार जी, अनुराग सिंह ठाकुर, अभय भट्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका सही जवाब क्या है? वीरेंद्र कुमार, ठीक है। तो वीरेंद्र कुमार जी ने दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। हाल ही में निम्न में से किसने चेन्नई में पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बताइएगा, इसको तो हम जवाब आपको दे चुके हैं इसका, है ना। गिरधर अरमाने जी, ठीक है। तो गिरधर अरमाने ने किया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 शुरू हुआ है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 हरियाणा में शुरू हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, ओ देखिए सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपके टॉपिक्स, रिवीजन, अटेंशन, सारी चीज़ें चेक होती रहती हैं, है ना। तो सेशन अगर पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।